हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्टफुलनेस। स्वागत है आप सभी का फैक्टफुलनेस में। आज हम बात करेंगे सीरिया के गृह युद्ध की, सीरियन सिविल वॉर की, जो गत मार्च है उसमें उसके 10 साल पूरे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सीरिया सिविल वॉर और इसके क्या परिणाम हुए और कौन कौन से देश इस युद्ध में क्यों शामिल हैं और इस जो युद्ध जो चल रहा है उसका परिणाम क्या हुआ है। शुरुआत हम इस वीडियो की करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीरिया का इतिहास संक्षिप्त रूप में या सीरिया के बारे में। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ और फिर हम जानेंगे कि इस युद्ध के परिणाम क्या हुए और फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से देश जो हैं जो सीरियन सिविल वॉर में इन्वॉल्व हैं और फिर हम आखिर क्यों ये जो सिविल वॉर है वो संपूर्ण मानवता की एक तरह से हार है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के। जानते हैं कि सीरिया के बारे में कुछ। तो सीरिया में सबसे पहले मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सीरियन जो सोसाइटी है वहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी ऐसी हैं। वहां सबसे पुराना किला मिला हुआ है और वहां पर मानव के भी सबसे पुराने साक्ष्य हैं। और सीरिया का क्लाइमेट इतना अच्छा है जिसकी वजह से 2010 से पहले वहां पर जो टूरिस्ट हैं काफी संख्या में आते थे, लेकिन जब से जो ये वार शुरू हुआ है उसके बाद वहां टूरिस्ट भी आने कम हो गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्यों ये वार शुरू हुआ। तो बात है 2010 की, जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट था जिसमें जितने भी अरब स्टेट्स थे जैसे कि ट्यूनीसिया, इजिप्ट और सऊदी अरब में भी कुछ मात्रा में इसका जो है प्रदर्शन इसमें देखे गए और बाद में इसकी जो आग है सीरिया तक पहुंची। ट्यूनीसिया और इजिप्ट जैसे बहुत से देशों में जितने भी तानाशाह थे उन्हें जनता ने प्रदर्शन किया और उन तानाशाहों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर अरब स्प्रिंग जो है उसका प्रभाव सीरिया में कैसे पड़ा अब हम ये जानेंगे। बात है 2011 की, जब सीरिया के दारा शहर में एक दीवार पर लिखा मिला, डॉक्टर अब तुम्हारी बारी। तो क्या इस शब्द का मतलब था? दरअसल जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उन्होंने जो राष्ट्रपति बने उससे पहले वो जो है यूके में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी और उनका राजनीति में कोई वो एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन उनके भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई जिसके बाद वो सीरिया लौटे और 2000 में अपने जो उनके पिता हैं उनकी मृत्यु के बाद वो सीरिया के राष्ट्रपति बने। जब जो बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने थे तब लोगों ने ऐसी उम्मीद की थी कि ये जो है विदेश में पढ़ाई कर आए हुए हैं और यंग भी हैं काफी, तो उनसे काफी उम्मीदें थी। लोगों को लगा था कि जो बशर अल असद हैं वो डिक्टेटर नहीं होंगे, थोड़ा लिबरल होंगे, सीरिया में शांति आएगी और तानाशाही जाएगी। लेकिन बशर अल असद ने भी उस वैसा ही रूप दिखाया और उन्होंने जो वहां की जनता है उन पर काफी जुर्म ढाए और जितनी भी जो नागरिकों की शक्ति है और नागरिक के अधिकार हैं उन सबका हनन किया। जब भी कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो वो उन्हें उस आवाज को पूरी तरह से बंद कर देते थे और जितने भी बहुत सारे नागरिक जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठाई उनका पता ही नहीं लगा, उन्हें बहुत से नागरिक गायब हो गए। और जब भी प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर एक तरह से गोलियां बरसाई गई और बहुत ही तरह की हिंसा और सीरिया में एक तरह से अराजकता का माहौल था और नागरिकों में जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ रोष का माहौल था। तो जैसे कि हमने देखा कि अरब स्प्रिंग में जो अरब के जितने भी तानाशाह थे उनको हटाया गया। तो एक बच्चा जो दारा शहर का वो रेडियो में अरब स्प्रिंग की जो घटनाएं सुन रहा था वो इससे प्रभावित हुआ और उसे भी लगा कि जो उसका देश है उसमें भी जो तानाशाह हैं बशर अल असद उन्हें भी सत्ता से हटाना चाहिए और सीरिया में नॉर्मलेसी आनी चाहिए और या कि कहें कि सीरिया में भी डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए। तो जैसा कि उस बच्चे ने तो सीरिया की किसी दारा शहर की अपने शहर की दीवार में उसने लिखा, डॉक्टर अब तुम्हारी बारी। तो हालांकि कोई बच्चा कुछ भी लिख देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीरिया में जो तानाशाह वहां के सबसे मजबूत व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ लिखा गया था। जितने भी तानाशाह होते हैं उनकी ये खासियत होती है या कहें एक तरह की आदत होती है कि वो जरा सा भी विरोध जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उस विरोध को कुचलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो
जैसे ही पता लगा कि किसी बच्चे ने ये जो है वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा लिखा है, तो उस बच्चे को ढूंढने के लिए जो सेना है वो लग गई। जब बच्चा नहीं मिला तो काफी बच्चे जो है शक के बुनियाद पर उन्हें पकड़ा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब उनके माता पिता वहां पर पहुंचे कि उनके बच्चों को छोड़ दो, तो जो सेना है उन्होंने माता पिता के साथ उनके बहुत ही बदसलूकी का व्यवहार किया, और जिसके कारण जो उनके जितने भी लोग थे सीरिया के और या कहें दारा शहर के, तो उनमें रोष की भावना जागृत हुई। आप किसी के बच्चे को ले जाएंगे, और जब स्टेट ऐसा करता है कि मतलब कोई राष्ट्र जो एक तरह से बोलते हैं, जैसे कि चाणक्य नीति में चाणक्य ने लिखा था प्रजस्य हिते हितो राजा, की मतलब प्रजा का हित ही राजा का हित है। जब राजा ही जो प्रजा को मारने में उतारू हो जाता है, तो प्रजा को अपनी रक्षा के लिए राजा के विरुद्ध प्रदर्शन करना ही चाहिए। जैसा कि चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में लिखा था, वैसा ही सीरिया की जनता ने किया। लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था, उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपने बच्चों की रिहाई की मांग की। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर जो सीरिया की सेना है, उन्होंने कैनन्स चलाए और टैंक तक चला दिए। अब ऐसी स्थिति आई कि जब भी कोई प्रदर्शन करता तो बहुत सारे लोगों की जान जाती, और जितने भी निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर उन पर गोली चलाई जाती और आग के गोले बरसाए जाते, और बहुत से जो नागरिक हैं वो लापता हो जाते। महिलाएं, उन्हें बंधक बना लिया जाता है, और एक एक महिला के साथ एक दिन में 16 बार बलात्कार की घटनाएं देखी गई। और इतनी बर्बरता पूर्वक जो नरसंहार एक तरह से चला आ रहा था, और सीरियन सेना को जो एक तरह से पूरा आदेश था कि कोई भी जब जो सरकार है या कि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करे तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, या फिर उनका पूरी तरह से समूल विनाश कर दिया जाए। तो कुछ जो सेना के जो सैनिक थे वो भी जो कम्युनिटी उसी कम्युनिटी से आते थे, तो वो सैनिक जो हैं वो जो राष्ट्रपति है उनकी बर्बरता से वो भी प्रभावित हुए। और जैसा कि हमने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में देखा था जब सेपॉय मेटनी हुई थी, वैसा ही जो सैनिक है वो उनका जो गुट है वो बाहर निकला, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जैसे कि अंग्रेज सरकार के जो विरुद्ध भारत के जो सैनिक थे उन्होंने 1945 में विद्रोह किया था, उसी तरह जो सीरिया के सैनिक हैं वो अपनी जनता या जो नागरिक हैं उनके हक के लिए उनके साथ आए, और उन्होंने जो राष्ट्रपति बशर अल असद हैं उनके खिलाफ जो है एक तरह से विद्रोह कर दिया। अब एक तरफ सेना थी राष्ट्रपति की और दूसरी तरफ विद्रोही थे उनकी सेना थी। अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, और अभी तक ये जो विरुद्ध जो युद्ध है वो जारी है। इसमें कई जो लगभग यूनाइटेड नेशंस की माने तो लगभग 20 लाख लोगों की जान गई, बहुत सी महिलाएं जो हैं अगवा की गई, बहुत से पुरुष जो हैं उनकी जॉब्स गई, सीरिया की आर्थिक कंडीशन बहुत ही खस्ता हो गई। और जैसा कि देखा गया कि मतलब वहां पर आप देखेंगे तो लोगों के घर उजड़ गए, जहां देखें तो अलेप्पो हो या दमेस्कस हो, वहां पर बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी तो ऐसी बिल्डिंग, हर बिल्डिंग खोखली है, हर जगह पर आपको बम की आवाज सुनाई पड़ेंगी, आपको कैनन्स सुनाई पड़ेंगे, आपको टैंक्स की आवाज सुनाई पड़ेंगी। एक तरह से बम फटना वहां पर मामूल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की स्थिति क्या होगी, वह आम जन है उनकी स्थिति कैसी रही होगी। अब बात करते हैं कि बाकी देश इस युद्ध में क्यों आए। जैसा कि हमने देखा कि जो सेना के कुछ जो सैनिक थे वो जनता के साथ आए और उन्होंने जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ विद्रोह किया। जब देखा गया कि जो अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ईरान और सऊदी अरब एक तरह से एक दूसरे के विरुद्ध ही चलते हैं, और जो शीत युद्ध के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं अमेरिका और रूस, वो भी एक दूसरे के विरुद्ध चलते हैं। तो वही घटना हुई हमारे सीरिया में भी। जो विद्रोही दल था उसके साथ आई सऊदी अरबिया, और फिर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनके साथ आए ईरान। अब ईरान आया उनके साथ, और फिर सऊदी अरब के साथ, जैसा कि हमने देखा यमन में, पिछली वीडियो में बताया, यमन में अमेरिका और सऊदी अरबिया ईरान के विरुद्ध साथ में कार्य कर रहे हैं। वैसा ही सीरिया में भी अमेरिका सऊदी अरब के साथ आया। अब अमेरिका आया तो उसका शीत युद्ध का प्रतिद्वंदी रूस जो है अमेरिका के खिलाफ उतरा, और रूस ने जो है अमेरिका के खिलाफ, और तो इस तरह से तीन प्लेयर्स हो गए। एक तरफ बशर अल असद और रूस और ईरान, और दूसरी तरफ विद्रोही
और जो सेना के विद्रोही, आप कहें आम नागरिकों में से निकले हुए विद्रोही, और सऊदी अरब और अमेरिका की सेना, इन तीनों में वार चल रहा था। तो ऐसे ही लगातार देखे कुछ स्टेट जो है गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाइड किए, कुछ विद्रोहियों ने ऑक्यूपाइड किए, और जब ऐसी अराजकता का माहौल हुआ तो वहां पर आईएसआईएस ने भी अपने कदम जमाए। अब आईएसआईएस ने कदम जमाए तो अमेरिका जो आईएसआईएस को खत्म करने पर तुला हुआ था, और अमेरिका और भी तेजी से अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे। हालांकि अब स्थिति ऐसी है कि आईएसआईएस लगभग कुछ ही मात्रा में, लगभग उनका जो सीरिया में नामो निशान खत्म ही हो गया है। लेकिन आईएसआईएस जो इडलिब में एक्टिव था, उनसे लड़ने के लिए जो आईएसआईएस जो हमला करता था, वहां पर भी एक वहां के नागरिकों ने, उनमें से भी कुर्द जो है सीरिया के, वो विद्रोही बन गए। वो आईएसआईएस से लड़ाई कर रहे थे। अब वो जो आईएसआईएस से लड़ाई करते थे, तो जो तुर्की की सेना जो सीमा पे इडलिब लगता है, तो इडलिब तुर्की में बहुत सारे जो हैं कुर्द वहां जाते थे, तो उनका तुर्की में इन्फिल्ट्रेशन होता था। इसी वजह से तुर्की भी जो है वहां पर उस तरह से उस युद्ध में शामिल हुआ। तो हमने देखा किस तरह से दुनिया की जो सबसे ताकतवर देश हैं वो सब इस युद्ध में लगे हुए हैं, और 10 साल इस युद्ध के हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस भी पूरी तरह असफल रहा है, और अभी तक 50 लाख लोग, आप समझ सकते हैं 50 लाख लोगों की जान जाना कितना बहुत बड़ी बात है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ भी काफी ज्यादती होती है। बच्चों के खिलाफ देखा गया, स्कूल किड्स के खिलाफ वहां पर वेपन फेंके गए, और जो आम नागरिक है उनके खिलाफ केमिकल अटैक्स हुए, और जिसने भी विद्रोह करना चाहा उनको कुचल कर रख दिया। मानव अधिकारों की बात करें तो मानव अधिकार सीरिया में बिल्कुल एक तरह से खत्म ही हो रखे हैं, और यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी एक तरह से माना है कि वो जो है इसे खत्म नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने भी अपनी तरह से क्षमा मांगी है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि एक तरफ हम बात करते हैं कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ गया है, हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहुंच गए हैं, विज्ञान इतना प्रगति कर रहा है, सारी जो बड़े बिग कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका एंड रशिया और चाइना, ये सब अपनी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विश्व का एक हिस्सा है सीरिया, जहां पर आम नागरिक मारे जा रहे हैं, मानवता एक तरह से खतरे में है, और जितने भी मानवीय मूल्य हैं उन सब का नरसंहार जो है राष्ट्रपति बशर अल असद और जितने भी रेबल्स हैं उनके द्वारा जो है आम नागरिक हैं उनकी हत्या होती है। असल में होता क्या है कि रेबल्स हैं, उन्होंने अपनी लड़ाई की, उनकी तरफ से गोली चली, और ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जो घर हैं वहां के आम नागरिकों के घर ऑक्यूपाइड कर लिए जाते। तो एक घर से जो विद्रोही हैं उनकी गोलियां चल रही हैं, दूसरे घर से जो सीरियन फोर्स है उनकी गोलियां चल रही हैं। तो इन दोनों के बीच या जितनी भी ताकतें हैं ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और ये इनके वर्चस्व की लड़ाई में जो पिस रहा है वो बीच में वो वहाँ के आम जनता है। और ये देख सकते हैं हमें यूएनएससी का भी इसमें क्या रोल है। तो अमेरिका ने चाहा कि ये जो है सीरिया के खिलाफ यूएनएससी में फैसला लिया जाए, लेकिन रूस के पास वीटो पावर है। रूस ने कहा कि रूस हमेशा से जो बशर अल असद के साथ है, 2000 में इलेक्शन हुए जो सीरियन गवर्नमेंट है उनके कंट्रोल वाले इलाके में ही इलेक्शन करा दिए उन्होंने, और बताया ये जो फेयर इलेक्शन है। ऐसे फेयर इलेक्शन कहाँ से होते हैं? अब इलेक्शन भी ऐसे हुए तो दोनों बार 97% वोट से जो है 2000 और 2007 में बशर अल असद जीते और राष्ट्रपति बने। रूस ने यहाँ तक कि रूस ने जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक उन्होंने जो है ऐसा देखा गया कि बम विस्फोट किए, और मानवीय मूल्य तो एक तरह से कोई सीरिया में बिल्कुल ही नहीं बचे हैं। और देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनका भविष्य खतरे में है, युवा जो हैं वो एक तरह से पलायन कर रहे हैं। बहुत से सीरियन नागरिक जो हैं अदर स्टेट्स में पलायन करके जा चुके हैं। और अब हमें सोचना चाहिए कि जब ऐसे जो देश हैं उनके खिलाफ आप वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो तब हमें ये जो यूएनएससी का जो तंत्र है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें भारत जैसा डेमोक्रेटिक नेशन, उससे वीटो पावर नहीं दी जाती है। अगर आप भारत को वीटो पावर नहीं दे पाते हैं तो दो जो देश हैं जो जिसमें चाइना और रशिया, ये दोनों जो देश हैं खुद में तानाशाह हैं, उन्हें आप जो है वीटो पावर दे रखे हैं, लेकिन इंडिया को नहीं दे रखे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप वीटो पावर ही खत्म कर दीजिए। और जैसा कि हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो यूएनएससी भी जो है एक तरह से डेमोक्रेटिक वे में चलना चाहिए। और लेकिन ये तो बात हुई यूएनएससी की, लेकिन हम सभी को यही सोचना चाहिए, जिस तरह से संपूर्ण देश विश्व में एक तरह इतनी अराजकता फैली हुई है, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने ही नागरिकों की जान लेने पर उतारू हैं, और जितने भी बड़े बड़े देश हैं जो
हक की लड़ाई की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, चाहे वो चीन के सिंजियांग में उइघुर मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार हो, चाहे अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान की लड़ाई में अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो लोग हैं, या फिर अफगानिस्तान के आम नागरिकों को जिस तरह से हिंसा की जा रही हो वो हो, या यमन में जो वार चल रहा है उसके वजह भी, हर जगह जो है युद्ध जो है, आपने कभी बहुत ही कम ऐसा सुनने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति है या जो जो युद्ध करा रहे हैं उन्हें किसी तरह की क्षति हो रही हो। क्षति जो होती है वो वहां के आम नागरिकों की होती है और क्षति होती है मानवता की। तो हमें सोचना चाहिए कि हम भले ही कितनी ही तरक्की कर लें, अगर हम ये सारी चीजें जो है, अगर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, अगर हम मानवता को बचा नहीं पाते हैं, तो फिर हमें अपने मूल्यों पर एक बार सोचना चाहिए और जो हम कर रहे हैं या जिस तरह से हम देश चला रहे हैं, विश्व चला रहे हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जितनी भी नफरत की जो राजनीति है या जो जितनी भी नफरत है हमें एक दूसरे में, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कोई पॉजिटिव चीज डालता है उस पर भी नफरत भरे कमेंट आते हैं। तो ये सब चीजें हमें छोड़नी चाहिए और हम सबको जो है शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करनी चाहिए और जितने भी मानवीय मूल्य हैं उन्हें बचा कर रखना चाहिए। और जो आम नागरिक हैं उन पर इतनी जो है अमानवीयपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हें बचाना चाहिए और जो है मानवता को स्थापित हमें संपूर्ण विश्व में करना चाहिए। और जो मानव हैं, जो होमो सेपियंस हैं, उन्हें जो है संपूर्ण जो क्रिएचर्स हैं उनसे अलग किया जाता है। इसी वजह से किया जाता है कि पावर ऑफ कोऑपरेशन, युवल नोआ हरारी जो इजराइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी यही बताया कि मानवता की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो यही है कि पावर ऑफ कोऑपरेशन, की वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। लेकिन आप कोऑपरेट आपस में कर रहे हैं, जैसे कि सीरिया में हमने देखा 3-3 जो राष्ट्र उनका गुट बना हुआ है, लेकिन वो कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दवा है वो बीमारी से ज्यादा घातक हो रही है। सिविल वार से पहले इतनी संख्या में लोगों की जान नहीं जा रही थी, उन पर इतने अत्याचार नहीं हो रहे थे जितने उसके बाद ऐसी स्थिति आई है। तो मेरी सबसे अपील है कि हम जो है शांति बनाए रखें और आपस में जो नफरत की जो विचार हैं उन्हें हम त्यागें और विश्व को जो है एक संपूर्ण विश्व या जो मानवता है उसे बरकरार रखने में अपना सहयोग जरूर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। हालांकि अगर आपके कोई विचार हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।